गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 4 नवंबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग 5 अतिरिक्त कंप्यूटर्स के भी प्रश्न को इसमें डिस्कस करते हैं, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। और करंट अफेयर्स अगर क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। सपना एक देखो, मुश्किलें हजार आएंगी, ठीक है, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपकी शोर मचा दे, है ना। वही चीज़ है। आप एक सपना देखे हैं तो उसके पीछे में एकदम सपना के पीछे में हाथ धोकर पड़ जाइए। और जिस दिन आप सक्सेस होंगे ना, उस दिन आपका कामयाबी ही शोर मचाएगी, क्योंकि लोग अक्सर उसी को चिन्हा करते हैं जो सक्सेस होते हैं, उसको नहीं जो अनसक्सेसफुल बन के अपना लाइफ जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ना। तो चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम लोग पहले कंटेंट के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर्सन, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग, रिपोर्ट एंड इंडिसेस, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, स्पोर्ट्स एंड न्यूज़, ये सब सारे चीज़ इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा ऑबिचुअरीज है, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स है, वो सब सारे चीज़ इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आज का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी ढाका बांग्लादेश। तो देखिए, बांग्लादेश फिल्म महोत्सव ये जो है, ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा फिल्म महोत्सव हुआ है जिसमें फोकस कंट्री हम लोग बांग्लादेश को रखे हैं। तो बांग्लादेश से वैसे भी हम लोग का घनिष्ठता पहले से बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाला कौन है? भारत ही है ना। तो देखिए, ये बांग्लादेशी फिल्म महोत्सव का चौथा संस्करण है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसका जो आयोजन है 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में हुआ है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। ठीक है, और पहला, अगर कोलकाता की बात करें तो इसके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। ठीक है, और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि पहला मेट्रो कहाँ चला था, तो ये भी कोलकाता में ही होगा। और भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे चलेगा? तो ये भी कोलकाता में ही चलेगा, हुगली नदी के अंदर से होकर गुजरेगा। कोलकाता किस शहर के नीचे, मतलब किस शहर के इसमें बगल में स्थित है? तो हुगली नदी के स्थित है। ठीक है, हुगली नदी पर कोलकाता शहर स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और जो राज्यपाल है वो ला गणेशन है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत का पहला टायर पार्क ये पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थापित किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो कोलकाता मेट्रो, जो अंडर वाटर मेट्रो होगा, ये हुगली नदी के अंदर से होकर गुजरेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के रांजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर डेवलप किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो रंजनगांव इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है, ये महाराष्ट्र में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रंजनगांव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर डेवलप किया जाएगा। ठीक है, क्लस्टर का मतलब होता है बहुत सारा ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो उसको बोलते हैं क्लस्टर। और ये कहाँ पे किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। अब मुंबई की बात करें तो मुंबई का राजधानी जो ये क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। पहला डबल डेकर एसी बस मुंबई में चलाया गया है। काला घोड़ा महोत्सव भी मुंबई में मनाया जाता है। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लिए हैं? ऑप्शन नंबर ए लुइज इनासियो लूला डिसिल्वा, ऑप्शन नंबर बी ऋषि सुनक, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल लतीफ़ राशिद, ऑप्शन नंबर डी कैप्टन इब्राहिम। तो देखिए, ब्राज़ील के नए जो राष्ट्रपति बने हैं
वो ऑप्शन नंबर ए बने हैं लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा। इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा ऋषि सुनक जो है ये कहाँ के नए, अभी हाल ही में कहाँ के ये प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, लुइज इनासी लूला डी सिल्वा ये ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं। ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, ब्राज़ीलियन रियाल है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके अलावा अब्दुल लतीफ़ राशिद जो हैं ये इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। इराक के नए। कैप्टन इब्राहिम ये बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं। और ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पहली है इसलिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य में स्थित मामलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी असम। तो देखिए मामलू गुफा को पहली बार भारतीय भू विरासत साइट में शामिल किया गया है, और इसको ये कहाँ का है, ये मेघालय का है, और इसको शामिल कौन किया है, यूनेस्को के द्वारा इसको शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। इसको यूनेस्को की पहले भी हम लोग जानकारी इसमें डिस्कस कर चुके हैं पहले का वीडियो में। ठीक है, अभी देखिए मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो राज्यपाल है ये ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा है मेघालय के। यूनेस्को के द्वारा ये पहली बार भारतीय भू विरासत साइट को शामिल किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, और वर्तमान में यूनेस्को को जो प्रेसिडेंट है ये है एंड्रयू एजोले, इसे याद कर लीजिएगा। ये यूनेस्को के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। ठीक है, अगर अच्छा लगता है फ्रेंड्स वीडियो तो बहुत मतलब इसको शेयर करिए, आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि हमारा भी कुछ मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसे ही आप लोग के लिए कंटिन्यू वीडियो बनाते रहें। आपने देखा होगा कि अभी पिछले एक महीना से हम कंटिन्यू आपके लिए हैं, उपलब्ध हैं। तो ऐसे ही अगर हैबिट हो जाएगा तो हमारा भी सपोर्ट बढ़ते रहेगा, तो हम आपके लिए मतलब अभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वैसे और भी मेहनत करके कुछ अलग अलग वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी स्पेन, ऑप्शन नंबर डी इटली। तो देखिए अंडर 17 महिला विश्व कप, फीफा तो फुटबॉल से होता है, आपको मालूम होगा। ये फीफा जो है ये फुटबॉल से संबंधित खेल है, इसे याद कर लीजिएगा। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और अंडर 17 मतलब 17 साल का अंदर वाले जितने भी महिला विश्व कप हुआ है उसमें ये जो है स्पेन जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है 2022 का खिताब स्पेन ने जीता है। ठीक है, अभी देखिए फीफा का जो इसका उप विजेता पूछेगा तो ये कौन जीता है, मतलब जैसे स्पेन जीता है तो ये किसको हरा कर जीता है, तो ये कोलंबिया को हरा कर जीता है, तो उप विजेता कोलंबिया हो गया, है ना। ऐसे भी पूछ सकता है कि ये किसको हरा कर जीता है, या फिर घुमा के अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन है, तो कोलंबिया इसका आंसर हो जाएगा। अब स्पेन की बात करें तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। ठीक है, स्पेन की मुद्रा यूरो है। वर्तमान में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो संचेज है, इसे याद कर लीजिए, संचेज। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ प्रथम द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है? ठीक है, ये द्विपक्षीय जो अभ्यास है इसमें द्विपक्षीय के साथ साथ मतलब ट्राई एक्सरसाइज होगा ये। ठीक है, ट्राई एक्सरसाइज, इसमें क्या है कि भारत तो है ही, उसके साथ साथ और 2 देश है, तो ये ट्राईलेटरल एक्सरसाइज हो गया, है ना, ट्राईलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, जैसे एक बाईलेटरल होता है वैसे ट्राईलेटरल, बाईलेटरल मतलब 2, ट्राईलेटरल मतलब 3, तो इसमें 3 देश शामिल हो गए, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट आंसर होगा। मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ भारत ने एक्सरसाइज किया है नौसैनिक अभ्यास, और ये पहला बार ऐसा हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, पहले द्विपक्षीय हुआ करता था, अभी ये मतलब ट्राईलैटरल हो गया है, तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आयोजन जो है ये कहाँ किया गया था, तो ये तंजानिया में किया गया था। ठीक है, तंजानिया में इसका आयोजन किया गया था। तंजानिया की राजधानी दोदोमा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लॉन्ग के लिए ये फेमस है ज़्यादा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तंजानिया की मुद्रा तंजानियन सीलिंग है, और तंजानिया के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो सामिया सुलू हसन है, इसे याद कर लीजिएगा, सामिया सुलू हसन। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो हम लोग ज़्यादा बार पढ़ते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में किस देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिला है? किस देश को सबसे सतत देश, एक्चुअली में ये किस देश के सतत तेल और गैस कंपनी, मतलब किस देश के सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिला है? तो ये ऑप्शन नंबर है बीपीसीएल, ऑप्शन नंबर बी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी आईओसीएल, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये भारत देश का ही सारा कंपनी है। जैसे ये बीपीसीएल हो गया, तो इसका बीपीसीएल, और ये हो गया आईओसीएल, आईओसीएल है ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बीपीसीएल। बीपीसीएल जो है ये भारत का कंपनी है, और ये अभी मान्यता, मतलब सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला कंपनी बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बीपीसीएल का हो गया, बीपीसीएल का पूर्ण नाम क्या है, तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। और बीपीसीएल के प्रेसिडेंट अभी कौन है, तो अरुण कुमार सिंह है, इसे याद कर लीजिएगा। ये सब अध्यक्ष और जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वो सब पूछ लिया करता है। ठीक है, तो बीपीसीएल के प्रेसिडेंट कौन है, अरुण कुमार सिंह, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में लक्ष्मी भंडार योजना चर्चा में रहा है, यह किस राज्य की योजना है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो देखिए लक्ष्मी भंडार योजना जो है, लक्ष्मी भंडार योजना ये पश्चिम बंगाल की योजना है। पश्चिम बंगाल में बहुत सारे और भी योजना चलते हैं, जैसे आपका बता दें कि माँ कैंटीन जो है ये भी पश्चिम बंगाल में खोला गया था। यहाँ पे भी मतलब गरीबों को बहुत सस्ते दाम में खाना उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। इसके अलावा भी जैसे एक कार्ड वहाँ भी योजना चलता है, वो स्वास्थ्य संबंधित इंश्योरेंस देने के लिए, वहाँ पे भी जैसे केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड है, वहाँ पे भी आपको पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही एक योजना चलता है। उसमें भी 5 लाख स्वास्थ्य संबंधित आपको बीमा मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से राजस्थान में भी चिरंजीवी योजना के नाम से है, जो कि उसमें स्वास्थ्य संबंधित 10 लाख लोगों को, मतलब 10 लाख रुपए प्रति परिवार मिलता है स्वास्थ्य संबंधित इंश्योरेंस। तो ये सब याद कर लीजिएगा, ये पश्चिम बंगाल का योजना है। अभी हमने पश्चिम बंगाल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, तो इसके अलावा और भी कुछ कुछ अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तो उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये इसको अभी ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि ये लक्ष्मी भंडार योजना, इसको अभी स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मी भंडार योजना को महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया था, और ये एक महत्वपूर्ण योजना है। इसे महिला एवं बाल श्रेणी में, मतलब महिला एवं बाल विकास के श्रेणी में इसको स्कॉच पुरस्कार मिला है। पश्चिम बंगाल की राजधानी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोलकाता है, और हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, ला गणेशन राज्यपाल है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का आयोजन शुरू हुआ है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, तो डूरंड कप है। ये एक्चुअली डूरंड होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, डूरंड कप है ना, DURAND। ठीक है, डूरंड कप। ठीक है, डूरंड कप। अच्छा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो, ये इसका भी मेज़बानी कौन किया है, तो कोलकाता किया है। ये एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन। और अभी मालूम है पश्चिम बंगाल में जब जगदीप धनखड़ राज्यपाल थे, तो वहाँ पे ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच में टशन चल रहा था।
तो एक्चुअली में हुआ क्या करता था कि पहले विश्वविद्यालय के जो कुलपति हुआ करते थे वो राज्यपाल हुआ करते थे, लेकिन ममता बनर्जी ने मतलब ऐसा बिल पास किए जो अब उसमें जितने भी यूनिवर्सिटी होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, उसमें कुलपति अब उस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। तो अभी क्या है, हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसे याद कर लीजिएगा। तो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है आने वाला क्वेश्चन में से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। हाल ही में स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता था, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए जमशेद जे ईरानी, ऑप्शन नंबर बी रंजन कुमार, ऑप्शन नंबर सी मुकेश जे ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टील मैन ऑफ इंडिया, जैसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है, उसी प्रकार से स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जे ईरानी को कहा जाता है। और आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता था? आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था। इसे याद कर लीजिएगा, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। ठीक है, और उसके बाद देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जमशेद जे ईरानी। और इनको जमशेद जे ईरानी को 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस क्षेत्र में मिला था? तो विज्ञान के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, ये भी याद कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये ओबिचुअरी से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आपको मालूम होगा जमशेद जी टाटा हैं, वो टाटा नगर की स्थापना किए थे, और ये झारखंड में एक शहर है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य के द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके लिए एक योद्धा तैयार करने की घोषणा की है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। आपको मालूम होगा कि उड़ीसा राज्य के द्वारा ही, उड़ीसा के बारे में हम लोग पिछला वीडियो में भी बहुत सारे डिस्कशन किए थे। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, और यहाँ पे उड़ीसा में ही 2 ऐसा गांव है जो को यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी घोषित किया गया है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है न्यूलियस साई, और एक का नाम है वेंकट रमन। तो ये चीज़ है, वेंकट रमनपुर जो भी है वो गांव का नाम है, जो कि पहले से सुनामी रेडी है। मतलब अगर सुनामी आएगा तो उससे निपटने के लिए वो सारा चीज़ व्यवस्था उसके पास है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। ठीक है, और पुरी में ही जगन्नाथ रथ यात्रा होता है, बहुत विश्व प्रसिद्ध है। और लिंगराज मंदिर ये भी उड़ीसा में स्थित है। हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल नामक कार्यक्रम उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और वहीं पे अभी फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का भी आयोजन हुआ था। इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलिंगा स्टेडियम भी आपको उड़ीसा में ही स्थित है। ठीक है, तो अभी हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं फ्रेंड्स। अगर आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन सच में अच्छा लगता है और आपको ये एहसास होता है कि हाँ इस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, तो आप हमारे साथ जुड़ के इसका भी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, डिस्क कंटेंट को जो मैन्युफैक्चरर के समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे यूज़र द्वारा चेंज या डरेज नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? देखिए, ऐसा डिस्क कंटेंट जो मैन्युफैक्चरिंग के समय में ही रिकॉर्ड किया जाता है और उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको ऑप्शन नंबर ए रीड ओनली, ऑप्शन नंबर बी राइट ओनली, ऑप्शन नंबर सी वंस ओनली, ऑप्शन नंबर डी मेमोरी ओनली। तो उसको बोलते हैं रीड ओनली, वो सिर्फ पढ़ सकता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें रीड ओनली मेमोरी होता है ना, रोम, वैसे ही उसको भी वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड करके आप पढ़ सकते हैं। ये भी देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जाम में पूछ लिया करता है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपनी विशेषता का प्रयोग गैर कानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों के कंप्यूटरों को एक्सेस करता है? ऑप्शन नंबर ए हैकर, ऑप्शन नंबर बी एनालिस्ट, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्रामर, ऑप्शन नंबर डी इंजीनियर। तो उसको हैकर बोलते हैं। आपको मालूम है ना कि गैर कानूनी का मतलब हो वो मेरा अनुमति के बिना मेरा कंप्यूटर को एक्सेस किया।
मतलब हमारा कंप्यूटर का जो भी है मेरा बिना अनुमति का वो मेरा इन्फॉर्मेशन चुराया, तो उसको बोलते हैं हैकर्स। क्या बोलते हैं? हैकर्स बोलते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको लेवल अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर इसको शेयर करें और लोगों को भी प्रेरित करें हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत मात्रा का भंडारा कर सकता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन नंबर सी ए और बी, ऑप्शन नंबर डी नन। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर ऐसा हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत सारा मात्रा को भंडारण मतलब अपने पास भंडार कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क दोनों बोलते हैं ना, क्योंकि हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक टेप भी वो होता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल ई, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल आर, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल एल, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल ओ। तो अलाइनमेंट को मालूम है ना, अलाइनमेंट कितना होता है? अलाइनमेंट वर्ड में 4 होता है। कौन कौन सा? लेफ्ट, सेंटर, राइट और एक होता है जस्टिफाई। तो ये जो बोल रहा है कि आपको सेंटर में अलाइन करना है, तो ये जो है इसका शॉर्टकट क्या होगा? तो इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल ई होगा। कंट्रोल ई से अलाइनमेंट होता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए इसको बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कंट्रोल ई। ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है ना, कंट्रोल एक्स से कट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती है। ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर के बाहर से जुड़े रहते हैं या कनेक्ट किया जाता है उस डिवाइस को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एड ऑन डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर बी पेरिफेरल डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर सी एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर डी पीसी एक्सपेंशन स्लॉट एंड ऑन्स एड ऑन्स। तो ऐसे डिवाइसेस जो बाहर से जुड़े रहते हैं कंप्यूटर के साथ, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब सारे डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है? पेरिफेरल डिवाइसेस। और आपको मतलब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है होता है और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है। ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, सब में वन लाइनर क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर के भी 5 गो प्रश्न ऐसे हैं जो आने वाले क्वेश्चंस ही हैं और आए हुए हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे साथ जुड़ के चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी हम आपके लिए बढ़िया मेहनत कर सकें और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकें। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।